So today we study about how to make chemical formula and how to balance chemical equation. कैसे हम लोग केमिकल फार्मूला को बनाते हैं और उस केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे। लेकिन इसको जानने से पहले सबसे पहले हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए, जिसको कि हम लोग क्लास 9 में ही पढ़ लेते हैं। उसके बाद वैलेंसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वैलेंसी क्या होता है, तभी जाकर हम लोग कोई भी केमिकल फार्मूला को बना सकते हैं। उसके बाद आप वैलेंसी जानेंगे तो आयंस क्या होता है, थोड़ा बहुत आयंस के बारे में भी जान लेंगे। तो ये सब कुछ जो है आप क्लास 9 में ही पढ़ चुके हैं। उसके बाद जानेंगे कि आखिर जो एलिमेंट होते हैं एक दूसरे से रिएक्ट क्यों करते हैं। अब इतने सारे एलिमेंट्स हैं, कोई मेटल है, कोई नॉन मेटल है, मेटलाइट्स हैं, तो एक दूसरे से ये रिएक्शन क्यों कर रहे हैं, रिएक्ट क्यों करते हैं, ये भी हम लोग जानेंगे। उसके बाद आपको जरूरी पड़ेगा इसमें जब केमिकल बैलेंस करेंगे, उस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है। तो मेटल और नॉन मेटल को भी पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन सब के बारे में हम लोग शॉर्ट में बातें करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं, उसके बाद से उसको बैलेंस कैसे करते हैं, उस इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। इस टॉपिक पर बहुत सारे बच्चे जो होते हैं काफी कंफ्यूजन होते हैं उनके मन में, तो उसको आज हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल भी दूर कर लेंगे। और काफी सिंपल वे में ये टॉपिक चलेगा, कोई ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, काफी सिंपल वे में इसको समझाएंगे लोकल लैंग्वेज में। इसीलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानना है कि कैसे करते हैं। तो आपको क्लास 9 में लगभग 18 एटॉमिक नंबर तक बताया गया है, ठीक है। आपका हाइड्रोजन से लेकर आर्गन तक उसमें बताया गया है। तो उसके बाद वैलेंसी वगैरह भी उसमें बताया गया है कि कैसे हम लोग निकालते हैं और वैलेंसी क्या होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमको सबसेल के बारे में जानना पड़ेगा, जैसे कि आपका P होता है, उसके बाद उससे पहले S होता है, D होता है, उसके बाद आपका F होता है, ठीक है। इसके आगे भी होते जाते हैं, ये सब आपके सबसेल हैं। तो आपको पता है कि A सबसेल में ज्यादा से ज्यादा आप 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं। P वाले में कितने रख सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं। B वाले में आप E में आपका 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं और F में मैक्सिमम आपका 14 इलेक्ट्रॉन तक क्या हो सकता है, रखा जा सकता है। तो किस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, उसके पहले हम आपको एक छोटा सा ट्रिक बता देते हैं। उससे हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बहुत ही आसानी से, किसी भी एलिमेंट का हम लोग आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रख सकते हैं और उससे हम लोग वैलेंसी का भी पता लगा सकते हैं। तो इसमें आपको करना क्या है कि आपको बहुत सारे ट्रिक्स में इस तरीके से लिखा हुआ रहता है कि 1s 2s 3s 4s, इस तरीके से करके 2p 3p, इस तरीके से करके और ऐसे ऐसे करके आपका किया हुआ रहता है, ठीक है। लेकिन इसमें आपको अगर एग्जाम्स होंगे और आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो इस ट्रिक से आपको काफी टाइम लग जाएगा। तो सिंपली यहाँ से हम लोग एक काम करेंगे, ये आपका फर्स्ट नंबर पे है, ये सेकेंड नंबर पे है, ये थर्ड पर है और ये 4 नंबर पर। तो यहां से हम लोग एक काम करेंगे कि हर एक टर्म को 2 टाइम्स लिखना है। जैसे कि एस है तो एस को आप क्या कीजिए, 2 बार लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद एस लिख लिए तो पी एस इधर साइड से पीएस को 2 टाइम्स लिखिए, पीएस, ठीक है, ऐसे कर लीजिए। उसके बाद डीपीएस, वापस से डीपीएस, इस तरीके से आप क्या कीजिए, लिख लीजिए। देन एफडीपीएस, एफडीपीएस, ठीक है, इसको ऐसे करके लिख लीजिए। कॉन्टिन्यूस को कर लीजिए, ये 1 नंबर पर है, ये 2 है, ठीक है। ये तो 2 से स्टार्टिंग है, ये 2 हुआ, ये देखिए 1 2 3 आ गया, यहाँ पर आ गया 2 के बाद ये 3 नंबर पर है, ये देखिए 4 पर है। डी जो है आपका 3 से स्टार्टिंग है, इसका काउंटिंग 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 है। पी क्या हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे। एस हो गया 1 2 3 4, ये कितने नंबर पे आ रहा है,
5 पर आ रहा है, D जो है 3 हो गया, तो ये नेक्स्ट वाला कितने पर आया 4। इस तरीके से क्या कर लेंगे हम लोग सबके आगे नंबरिंग कर लेंगे, ठीक है। इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ये भी सही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा और उसके बाद देखना पड़ेगा। बट यहाँ पर आपको क्या करना है, हर एक टर्म को 2 टाइम्स लिख लेना है। सबसे पहले एस को एस, उसके बाद पीएस को पीएस, डीपीएस, एफडीपीएस, इस तरीके से करके लिख लेना। अब एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाता हूँ कि सोडियम का क्या करना है, मेरे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो सोडियम का सबसे पहले एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले क्या जाएगा 1s2, इसको लिखना है। और इस ब्लॉक में कितने एलिमेंट इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए 1s2। उसके बाद से इसके ऊपर जाना है 2s2, ठीक है। किसमें जाना है, P पर जाना है, 2p6। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन्स, और ये 6, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स आपके हो गए। उसके बाद किस पे जाना है, वापस से 3s पर जाना है, 3s। s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, लेकिन यहां पर 2 2 4 अच्छे 10 इलेक्ट्रॉन तो चले गए हैं। इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11 इलेक्ट्रॉन है। तो 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 यहाँ है, तो यहाँ पर क्या बचा, 1 इलेक्ट्रॉन्स बचा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3s1 लिखेंगे। सोडियम के बाद और भी किसी को आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। तो आप एग्जाम्पल्स ले लीजिए स्कैंडियम का, चलिए अबाउट 20 ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, इसका जो है 21 एटॉमिक नंबर है। तो सबसे पहले किसको लिखना है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ऐसे ऐसे लिखते चलना है, ठीक है। हाँ, 3s2 के बाद क्या लिखना है, 3p6, कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18। उसके बाद 3p के बाद चलना है 4s पर, 4s2 कितना हुआ 20। उसके बाद चलना है 3d पर, 3d1, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि वैलेंसी कैसे पता करेंगे। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आ गया तो आप वैलेंसी आराम से पता लगा सकते हैं। तो देखिए वैलेंसी, पहली बात होता क्या है, तो वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एटम्स। किसी भी एटम्स के जो आउटर मोस्ट सेल होते हैं, बाहर वाला जो सेल होता है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वही क्या कहलाते हैं, आपकी वैलेंसी कहलाती है। अगर बाहर वाले वैलेंस सेल में 1 2 3 या 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यही हो जाएंगे वैलेंसी। या फिर 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या होंगे कि ये अगर 5 6 7 रहेंगे तो इसको हम लोग 8 में से माइनस करेंगे। जैसे 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट वैलेंस सेल में, तो आपको 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, तो यही 3 वैलेंसी कहलाएगा। एक्चुअली में वैलेंसी है क्या, तो जो बाहर वाला सेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स ही वैलेंसी कहलाते हैं। और एटम्स क्या करता है, उस इलेक्ट्रॉन को अगर 1 2 3 4 रहेगा तो कोशिश करेगा कि इस इलेक्ट्रॉन्स को हम किसी को दे दें, ठीक है, और हम स्टेबल हो जाएं। या फिर अगर 5 6 7 तक रहेगा इलेक्ट्रॉन बाहर वाले में, तो क्या कोशिश करेगा एटम्स कि हम किसी से इलेक्ट्रॉन ले लें, ठीक है, और हम स्टेबल हो जाएं। अपनी स्टेबिलिटी के लिए एटम्स क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं या फिर गेन करते हैं। और जितना लूज करेंगे या फिर जितना गेन करेंगे, जो उनकी प्रोबेबिलिटी होगी गेन और लूज की, वही उसकी वैलेंसी कहला जाएंगी। समझ गए कि नहीं? तो आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर्स पढ़े होंगे, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो बाहर वाला सेल होता है, सबसे आउटर मोस्ट सेल होता है, उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर 1 2 3 4 रहेंगे तो वो वैलेंसी कहलाएंगे। अगर 5 6 7 है तो इसको हम लोग 8 से माइनस करेंगे, और जो बचेगा वही उसकी वैलेंसी कहलाएगा। समझ गए कि नहीं? और यहाँ पर आपने देखा
कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, और इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग क्या करेंगे, अभी देखिए सोडियम का और स्कैंडियम का वैलेंसी का पता लगा लेंगे। जैसे कि सोडियम का बाहर वाला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, ये हुआ फर्स्ट नंबर वाला एस, ये सेकंड हुआ, ये सेकंड हुआ, और ये देखिए 3। आपको इसमें पता कैसे करना है कि वैलेंस कौन है, तो बाहर वाला सेल में कौन है, तो ये देखिए जो ज्यादा नंबर पे होगा 1 है, 2 है, 2 है, 3 है, ये जो ज्यादा नंबर पर है ना, यही बाहर वाला सेल में इलेक्ट्रॉन्स है। और 3 के साथ एस लगा है और एस के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी कि सोडियम के बाहर वाले सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद स्कैंडियम की पता करें, देखिए 1 2 2 3 3 4 3, इसमें सबसे ज्यादा नंबर कौन है, 4 है। 4 बाहर वाला सेल है और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। देखिए वैलेंसी अलग भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग ऐसे वैलेंसी का पता कर सकते हैं। उसके बाद से वैलेंसी क्या होता है मैंने ये समझाया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं ये हमने समझाया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट सेल को कैसे पहचानेंगे, तो देखिए 1 2 2 3 जो ज्यादा रहेगा वही है, और उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है उसी को हम लोग वैलेंसी कर देते हैं। इस 1 और 2 की जगह 5 रहता, 6 रहता, 7 रहता, तो उसको 8 में से माइनस कर लेते, उसके बाद हम लोग उसको वैलेंसी कहते। आयंस क्या है, तो आयंस जो होते हैं बाबू वो एक चार्ज होते हैं। आप देखे होंगे कि सोडियम के ऊपर क्या है, एक प्लस चार्ज लगा हुआ है, क्या है, एक प्लस चार्ज लगा हुआ है, ये क्या है, आयंस है, आयंस चार्ज है जो उसके ऊपर लगे हुए हैं। ये सब कैसे आते हैं, ये प्लस माइनस आखिर आते कैसे हैं, तो क्या होता है कि आपको पता है, यहाँ पर आपने देखा कि सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और हम लोग जानते हैं कि कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको स्टेबल रहने के लिए, तो कोई इसको 7 इलेक्ट्रॉन देगा, नहीं देगा ना। तो ये कोशिश करता है कि मेरे पास बाहर में एक ही इलेक्ट्रॉन है, हम एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, किसी को दे देते हैं, और जिसको हम दे देंगे तो हमारा भी निश्चिंत हो जाएगा कि चलो भैया मेरे पास 2 ही सेल है, अब इसके साथ हम सही से रह लेंगे। ये एक इलेक्ट्रॉन देने का सोचता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 11, और आपको पता है कि प्रोटॉन भी कितने होते हैं, तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। इलेक्ट्रॉन्स जो होता है बाबू माइनस होता है, और प्रोटॉन क्या होता है, प्लस होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे दिया, यानी कि अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, 10 निगेटिव, लेकिन पॉजिटिव इसके पास कितना है, 11, यानी ये 10 है, ये 11 है, ये एक ज्यादा है ना, इसीलिए यहाँ पर क्या कर दिया गया है, एक प्लस चार्ज लगा दिया गया। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेता तो इसके पास एक निगेटिव ज्यादा होता, तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज लगा हुआ रहता। तो ये क्या बताता है कि यही आयंस होते हैं, आयंस आपके चार्ज बताते हैं, और चार्ज क्यों किसी पर लगता है, तो यहाँ से मैंने आपको ये समझाया। देखिए हम आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में समझाते चल रहे हैं, ताकि जब ये आपको पता रहेगा तभी जाकर आप क्या कर सकते हैं कि केमिकल फॉर्मूला बनाएंगे और उसको बैलेंस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल है कि व्हाई एलिमेंट्स रिएक्ट विथ ईच अदर। तो आप ध्यान से सोचिए कि आप एक इंसान हैं और आप एक समाज में रहते हैं, तो आप किसी के घर क्यों जाते हैं, जब आपको कोई मतलब होता है, कोई आपको जरूरत की चीजें चाहिए, तो आप क्या करते हैं, किसी के घर जाते हैं, या फिर आपको टाइम पास करना है तो आप किसी, मतलब कि कुछ ना कुछ आपके दिमाग में इंटेंशन रहता है उसके यहाँ जाने का, तभी आप जाते हैं। ऐसे ही नहीं कि बस उठे और आंख बंद की और उसके घर चले गए। तो हम लोग किसी के यहाँ तभी जाते हैं जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है, या फिर हमको वहाँ पर कोई चीज सुकून मिलने वाला है, या फिर शांति मिलने वाली है, या फिर हमारे मन में कुछ बात है उससे कह के अच्छा लगेगा, तभी हम जाते हैं। तो वैसे ही एलिमेंट्स भी क्या करते हैं कि अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं, किसी से रिएक्शन करते हैं। जैसे इनके वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन से इनको 8 चाहिए, तो ये क्या करेंगे कि किसी से रिएक्शन करके
अपना 2 इलेक्ट्रॉन्स उसको देकर अपने आप को क्या करेंगे, स्टेबल कर लेंगे, और जिसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी वो इसका लेकर वो अपने आप को स्टेबल कर लेगा। इसीलिए रिएक्शंस होते हैं, और बाकी अगर सभी एलिमेंट्स स्टेबल होते, किसी को कोई जरूरत नहीं होती, तो रिएक्शंस होते ही नहीं। समझ गए कि नहीं? ठीक है, तो वो भी हमारे लिए दिक्कत हो जाता। तो उसमें भी कुछ कुछ एग्जाम्पल जैसे गोल्ड वगैरह, ये जल्दी किसी से रिएक्शन नहीं करते, ये लेस रिएक्टिव आपके। आप जब रिएक्टिव फ्रीज देखेंगे तो उसमें जो आपका गोल्ड होता है, ये सब जो होता है, सिल्वर होता है, ये सब काफी नीचे आता है। समझ गए कि नहीं? लेस रिएक्टिविटी सीरीज में ये आता है सब। तो इस तरीके से आपने देखा कि क्यों केमिकल रिएक्शंस होते हैं आपके। आयंस क्या होता है, वैलेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है। बाकी मैंने कुछ मेटल्स के नाम यहाँ पर लिख दिए हैं, सोडियम, अल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर, जिंक, क्रोमियम, निकेल, आयरन, इन सब कुछ मेटल्स हैं। मेटल्स को कैसे पहचानेंगे, नन मेटल्स को कैसे पहचानते हैं, तो आप लोग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्लास 8, क्लास 10 में भी आप पढ़े होंगे। तो इसके पास एक चीज और होता है कि मेटल्स हमेशा लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स को, गेन नहीं करता है, और नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज जब आप देखेंगे तो उसमें हाइड्रोजन जो होता है मेटल के रिएक्टिविटी सीरीज में आता है। हाइड्रोजन क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, गेन जल्दी नहीं करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, इसीलिए उसको मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में रखा जाता है। तो ये कुछ नॉन मेटल्स के आपके सामने नाम है। अब आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग केमिकल फार्मूला बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग केमिकल फार्मूला को बनाते हैं। उसके लिए आपको क्लास 9 के साइंस बुक में आपके केमिस्ट्री चैप्टर में दिया हुआ है, एक आयंस के लिए चार्ट दिया हुआ है जिसमें एटॉमिक आयंस हैं, और मेटल का, नॉन मेटल का, और उसके बाद से आपको पॉली एटॉमिक आयंस भी हैं। तो आप मेटल्स, नॉन मेटल्स वाले तो आप आसानी से निकाल सकते हो कि प्लस चार्ज होगा कि माइनस चार्ज होगा बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोग सीखे हैं उससे। लेकिन पॉली एटॉमिक आयंस वाले आप याद कर लोगे वही ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा नहीं है, उसको आप रट लो, जितना वो मुंह पे याद रहेगा उतना फास्ट आप उस काम को कर पाओगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले लेते हैं, चलिए सोडियम नाइट्रेट का रिएक्शन करवा के देखते हैं। तो सोडियम है Na, ठीक है, और सिंबल लिखना तो आपको आता है, जो फर्स्ट लेटर है उसको हमेशा कैपिटल में लिखना है, और सेकंड जो होता है उसको स्मॉल लेटर में लिखना है। तो सोडियम और प्लस नाइट्रेट करेंगे। आप उस बुक्स में जाकर देखिएगा नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है, तो NO3, ठीक है। और वहां पर देखेंगे इस पॉलीएटॉमिक आयंस में एक माइनस दिया हुआ है यहाँ पर, और सोडियम में अभी हम लोगों ने निकाला था, इसके ऊपर क्या होता है, एक प्लस चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन्स देता है और ये क्या है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन्स जो है ज्यादा है, इसीलिए माइनस का चार्ज लगा हुआ है। अब इन दोनों का रिएक्शन कैसे करना है, तो देखिए एक यानी कि यहाँ पर 1 लिख देना है, और यहाँ पे एक प्लस है यानी यहाँ पर 1 लिख देना है। इसकी वैलेंसी 1 होती है इसलिए यहाँ पर 1 लिख दी। क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से कर लीजिए। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे सोडियम का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा सोडियम, और नाइट्रेट का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका NO3। तो इस तरीके से आपका एक केमिकल फॉर्मूला बन गया। सेकेंड एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे पोटेशियम क्लोराइड ले लेते हैं। तो आपका पोटेशियम का K होता है और क्लोराइड का आपका हो जाएगा Cl। उस चार्ट में आप देखेंगे Cl के ऊपर एक माइनस है और आपका पोटेशियम के ऊपर एक प्लस चार्ज है, ठीक है। तो इसके नीचे भी क्या होगा 1 वैलेंसी, और क्लोरीन के नीचे भी क्या होगा 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो K को 1 से करेंगे तो K हो जाएगा, और क्लोरीन को 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो गया आपका पोटेशियम क्लोराइड। और एग्जांपल आपका ले लेते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड कर लेते हैं या फिर कैल्शियम हाइड्राइड कर लेते हैं। तो देखिए आपका ये है कैल्शियम, कैल्शियम का होता है ऊपर में 2 प्लस चार्ज, और ये है आपका हाइड्रोजन जिसके ऊपर क्या होता है
एक निगेटिव चार्ज, ठीक है। हाँ, तो आपका जो है H निगेटिव रहेगा, इसको हाइड्राइड बोल देंगे हम लोग, ठीक है। और इसका रिएक्शन करें तो कैल्शियम के ऊपर 2 प्लस चार्ज है तो नीचे क्या लिखेंगे 2, ठीक है। इसका वैलेंसी 2 है तो नीचे 2 लिख दिए। और हाइड्रोजन के ऊपर एक निगेटिव चार्ज है तो क्या लिख दिए 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका CaH2, क्यों? क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई है, ये 2 से। इस तरीके से बना कैल्शियम हाइड्राइड। तो ये एग्जांपल्स आप देखकर समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कैसे हम लोग फॉर्मूला को बनाते हैं, ठीक है। और आपके एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि और एग्जांपल हम लोग सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं। चलिए, सोडियम आपका Na है, इसके ऊपर एक प्लस चार्ज है, उसके बाद से आपका कार्बोनेट होता है CO3, और देखिए कार्बोनेट के ऊपर जो है आपका 2 माइनस चार्ज लगा हुआ है। इस तरीके से इसके नीचे क्या लिखेंगे 2, इसके नीचे क्या लिखेंगे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। तो आप लोगों ने देखा कि कितने आसानी से, अगर आपको वैलेंसी सिर्फ याद है और उस पॉलीएटॉमिक आयंस के ऊपर जो चार्ज लगा हुआ है वो अगर आप याद कर लेते हैं तो बहुत ही आसानी से केमिकल फार्मूला को आप बना सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं केमिकल इक्वेशन को। चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो आपको बैलेंस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि मेटल पता होना चाहिए, नॉन मेटल पता होना चाहिए, उसके बाद से हम लोग ऑक्सीजन को करेंगे और लास्ट में क्या करेंगे हाइड्रोजन को हम लोग बैलेंस करेंगे, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले मेटल को बैलेंस करना है, उसके बाद नॉन मेटल को इक्वेशन में बैलेंस करना है, देन ऑक्सीजन, और लास्ट में आपको क्या करना है हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। इस ट्रिक से हम लोग लगभग सभी इक्वेशन को क्या कर लेंगे बैलेंस कर लेंगे, और काफी फास्ट होगा। थोड़ा लेंदी होता है बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना अच्छा आप प्रैक्टिस करेंगे आपका उतना ही अच्छा हो जाएगा। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपको सबसे पहले मेटल को बैलेंस करना है, नॉन मेटल को करना है, ऑक्सीजन को करना है एंड हाइड्रोजन को करना है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड CO प्लस NH3, ठीक है, रिएक्शन हुआ, इसके बाद क्या प्रोडक्ट है आपके पास कॉपर प्लस नाइट्रोजन प्लस वाटर, ठीक है। चलिए इसको बैलेंस करके देखते हैं कैसे बैलेंस होगा। तो इसमें मेटल क्या है, सबसे पहले मैं क्या बोला कि मेटल को देखिए, तो मेटल है यहाँ पर कॉपर, यहाँ है कॉपर, नॉन मेटल में देखिए आपका ये आ गया नाइट्रोजन और यहाँ पर क्या आ गया नाइट्रोजन, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या बोला हूँ कि ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ये ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन है, देन लास्ट में आपका हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन। अब देखिए इस ट्रिक से कैसे बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पर क्या है कॉपर 1 है, यहाँ भी क्या है कॉपर 1, ये ऑलरेडी बैलेंस है। यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है 1 है, यहाँ 2 है, तो इसमें क्या करेंगे आपको हमेशा ना फ्रंट में लगाना है नंबर, ठीक है, इधर बीच में कहीं नंबर नहीं डालना है। बैलेंस करने के लिए हमेशा आगे लगाते हैं, यहाँ पर 2 लगा दिया हमने, क्या लगा दिया 2, ठीक है। 2 नाइट्रोजन, 2 आपका क्या होगा इधर नाइट्रोजन। और जब भी हम लोग किसी को बैलेंस करेंगे और कोई नया नंबर लिखेंगे तो वापस से मिलाएंगे, तो 1 कॉपर 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया 3 2 6, यहाँ पर कितना है 2, ठीक है। उसके बाद मैं किसको बोला हूँ बैलेंस करना है ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन 1 है, इधर भी ऑक्सीजन 1 है, ये भी बैलेंस है। लेकिन इधर क्या है 3 2 6 हो गया हाइड्रोजन, और इधर है हाइड्रोजन 3 2, इसको 6 करने के लिए यहाँ पर 3 लगाएंगे। अब जब हाइड्रोजन हो गया 6 तो ऑक्सीजन भी हो गया 3, इधर ऑक्सीजन कितना है
1 ही है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब हो गया ऑक्सीजन 3। लेकिन देखिए कॉपर हो गया 3, इधर हो गया कॉपर 1, तो यहाँ भी कॉपर को क्या कर देंगे 3। अब देख सकते हैं कि किस तरीके से बैलेंस सही हुआ है नहीं। कॉपर 3, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 6। एक और आपका एग्जांपल ले लेते हैं, तो एक और एग्जांपल में चलिए, आपका Al4C3 प्लस H2O रिएक्शन हुआ, क्या बना आपका CH4 प्लस AlOH3। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर मेटल क्या है, यहाँ मेटल है, ठीक है, यहाँ मेटल है, नॉन मेटल ये यहाँ, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपका ऑक्सीजन हाइड्रोजन को देखेंगे। अल्युमिनियम कितना है 4, इधर अल्युमिनियम कितना है 1, इसको क्या बनाएंगे 4। कार्बन कितना है 3, इधर कार्बन कितना है 1, इसको क्या बनाएंगे 3। अब देखते हैं अल्युमिनियम 4, कार्बन 3, देन किस पे जाना है ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन 1, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर 3 और यहाँ 4 3 जा 12 है ऑक्सीजन, और यहाँ क्या है 1 है, इसमें क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 हो गया ऑक्सीजन, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया 12 दूनी 24, यहाँ पे क्या चढ़ती है 12 और यहाँ भी 3 और 3 या 12, 12 24 इधर भी है, ये आपका बैलेंस हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं Al4C3 12H2O 3CH4 4A अल्युमिनियम एंड OH3। तो देखिए इसे ब्रैकेट में अगर ये दोनों है और यहाँ 3 है, इन दोनों के ऊपर 3 लागू होगा, ठीक है, किसी एक के ऊपर नहीं होगा। आपने ये देखा। एक थोड़ा सा अलग तरीके का एग्जाम्पल देखते हैं, और वो एग्जाम्पल है आपका, जैसे मान लीजिए C2H6 प्लस O2 प्रोडक्ट आपका बना CO2 प्लस H2। चलिए इसको बैलेंस कर। इसमें आपको कहीं भी मेटल दिखा नहीं, नॉन मेटल यहाँ है, ये है। चलिए लास्ट में ऑक्सीजन हाइड्रोजन को करेंगे, कार्बन 2 कार्बन 1, इसको 2 बनाएंगे, यहाँ 2 लिख देंगे, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है 2, इधर कितना है 2 2 जा 4 और 1, इधर है 5, इधर है 2, कैसे होगा, यहाँ अगर 5 लिखते हैं तो 10 हो जाएगा, 3 लिखते हैं तो 6 हो जाएगा, 2 लिखेंगे तो 4 हो जाएगा। तो क्या ऐसा इसमें मल्टीप्लाई करें कि 5 आ जाए? तो ध्यान से देखिए, अगर हम लोग 5/2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से 2 कटेगा और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। समझ गया। हाइड्रोजन कितना है 6, इधर हाइड्रोजन कितना है 2। अगर यहाँ पर 3 लगाएंगे, 3 2 जा 6 हो गया, लेकिन अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया, ये है 4 और यहाँ है 3, 7 हो गया, ठीक है। अब ऐसे में क्या करेंगे हम लोग, तो ऐसे में आपको करने के लिए अब इसको 7 बनाना है तो क्या कर सकते हैं, 7/2 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें वापस से, ये 2 2 कटेगा, ये 7 हो जाएगा। अब उससे अच्छा है कि हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, देखिए 5/2 है, तो आपने देखा कि हाइड्रोजन कितना हो गया 3 2 जा 6, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया 7। अब देखिए इस सिचुएशन में क्या करते हैं कि अगर ऐसा डिवाइड वाला आपके सामने आ गया 2, तो क्या करना है, इस पूरे टर्म को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इधर भी क्या कीजिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, अगर इस पूरे टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4
CO2 प्लस 3 2 जा 6 H2O और इधर पूरे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2C2H6 प्लस ये आपका कट जाएगा, यहां से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 क्या होगा कट जाएगा और यहां बचेगा 5O2। अब वापस से इसको बैलेंस करके देखते हैं। 4 कार्बन इधर हाइड्रोजन 6, इधर हाइड्रोजन 12, इधर है हाइड्रोजन नहीं सॉरी इधर भी 6 2 जा 12, इधर भी 6 2 जा 12। ऑक्सीजन हो गया 2 2 जा 4 और इधर 6 7 और यहाँ पर कितना है 5। इसको वापस से बैलेंस कर देते हैं तो हो गया 7। तो जब भी इस तरीके का सिचुएशन आएगा और डिवाइड वाला फ्रैक्शन आएगा तो आप दोनों तरफ क्या करोगे 2 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 3 रहेगा तो 3 3 से कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से कर कर हम लोग लास्ट में एक बार और मिला लेंगे और बैलेंस हो जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम लोग बैलेंस करते हैं किसी भी इक्वेशन को और कैसे हम लोग उसको फॉर्मूला को बनाते हैं, और मैंने सबको समझाया। उम्मीद है आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू।